हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जंक्शन। और जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पावर शेयरिंग जो एसएसटी क्लास 10th का चैप्टर है उसको कवर किया था, तो आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया उसको और आप लोगों की डिमांड थी काफ़ी कि सर जल्दी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आइए। तो उसी सीरीज में अपन यहाँ पर एक नेक्स्ट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फेडरलिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम में जस्ट आने वाली हैं वही डिस्कस करेंगे और एकदम शॉर्ट और सिंपल भाषा में अपन इसको समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। राइट, तो ये है फेडरलिज्म। देखिए बेसिक मीनिंग फेडरलिज्म का क्या होता है, बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, कि पावर को कैसे कैसे आप डिवाइड करते हो वो कहलाता है आपका फेडरलिज्म। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि सारी पावर एक ही हाथ में या फिर कुछ हाथों में कंसंट्रेट कर देना, उसको कहते हैं अपन यूनिटरी। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को एक हाथ में ना रखना, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के बॉस हैं, ठीक है, और सारी पावर आपने अपने हाथ में रखी है। किसी को कोई काम करना होगा वो आपसे परमिशन लेकर जाएगा और तब वो काम कर पाएगा, तो वो कहलाएगा यूनिटरी। ठीक है, और अगर आपने वही पावर अपने नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको बांट दी, ठीक है, तो फिर वो भी वहां पर परमिशन दे सकते हैं। तो जो सबसे नीचे लेवल पर इंसान होगा उसको आप तक नहीं आना पड़ेगा, वहीं बीच में परमिशन लेके और अपना काम आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है फेडरलिज्म। तो देखिए देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी and various constituent units of the country. ठीक है, usually federation has a two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. और जनरली दूसरी कौन सी होती है, others are the government at the level of province और state. तो जैसे इंडिया में चलता है ना, इंडिया में एक्चुअल में 3 लेवल है, अपने यहाँ पर क्या है 3 टियर सिस्टम है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। बट जनरली फेडरलिज्म में अगर 2 लेवल्स भी है ना तो भी उसको अपन फेडरल बोलते हैं। जैसे मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फेडरल। ठीक है, या फेडरलिज्म। राइट, फिर ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए हो जाएगा, तो ये पीडीएफ आपको जो अपना ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो ये आपको समझा दिया कि यूनिटरी क्या है, फेडरल क्या है ना। यूनिटरी मतलब क्या, जो आपकी सारी पावर एक ही हाथ में कंसंट्रेटेड रहती है, और फेडरल मतलब पावर्स आपने बांट दी है सबऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो इंडिया में भी वही होता है। अपने जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन है, मोहन यादव जी सीएम है, और सेंट्रल में कौन है आपके मोदी जी जो है पीएम है। तो पीएम सेंटर में, फिर सीएम होता है, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है, जैसे म्युनिसिपैलिटी है, आपका पंचायत है, ये सारी चीजें आ जाती है। इसको बोलते हैं 3 टियर सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर चलते हैं आगे। तो देखिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपको दिया है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फेडरलिज्म के फीचर्स बताइए क्या क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, बच्चों को डर लगता है इससे जनरली, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स। जनरली बताया आपको कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होने चाहिए जिनको अपन टीयर बोलते हैं। ठीक है, टीयर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स आपके यहां पर होने चाहिए, तभी उसको फेडरलिज्म कहा जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन एंड स्पेसिफिक मैटर्स। अब जितने भी लेवल्स हैं वो सेम पब्लिक को गवर्न कर रहे होंगे, सेम पीपल को, बट उनका क्या होगा, लेवल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, या फिर आप कह लो कि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि उनके जो काम हैं, ठीक है, वो अलग अलग होंगे, है ना। तो काम बांट दिए जाते हैं, उनके सब्जेक्ट्स बांट दिए जाते हैं कि आप ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, बट करेंगे सेम लोगों के लिए। जैसे जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है और लोकल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग है, लोकल गवर्नमेंट का काम अलग है। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहाँ पर कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट दे हैव द इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। उनका खुद का ज्यूरिसडिक्शन होता है, खुद की कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, थर्ड है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किताब है, उसमें सब कुछ लिख रखा है कि किसका काम क्या होगा, सेंट्रल लेवल का क्या होगा, स्टेट लेवल का क्या होगा, सब कुछ लिखा है उसमें। सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। अभी अपन देखेंगे कि जो लिस्ट है आपकी, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। एक ये फीचर्स हो गया आपका, और कहां लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट। फिर द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, यहां पर आपका cannot be unilaterally changed by one level of the government। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, यानी कि जो बेसिक प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वो कोई एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। वो प्रीडिफाइंड है आपका सब कुछ, और उसको चेंज करने के लिए ना सबको एक साथ आना पड़ेगा, कोई भी एक लेवल उसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर देखिए आगे, फिर है आपका कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे अभी बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इनकी पावर्स को डिफाइन कौन करता है यहां पर, आपका कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो क्या बताएगा आपको यहां पर कि किसकी पावर क्या क्या होगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है कौन, कोर्ट आपका। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपके सुप्रीम कोर्ट के नाम हैं। तो यही जो है आपका डिफाइन करता है कि किसकी पावर क्या होगी, किसको कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएं। ठीक है, फिर अगला है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तो किस लेवल के जो इनकम कह लो आप, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो इनकम कहां कहां से आएगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, जैसे टैक्सेस आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या आता है, तो जो अदर टैक्सेस लेते हैं, जैसे इरिगेशन टैक्स हो गया, कोई सा टैक्स हो गया, तो ऐसे टैक्सेस करके स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकम के सोर्सेज हैं, ये क्लियरली डिफाइंड है कि स्टेट की इनकम कहां से होगी और सेंटर की इनकम कहां से होगी। ठीक है, फिर इसके बाद फेडरल सिस्टम दस हैज अ डुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो एक तो ये क्या करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, रीजनल डाइवर्सिटी को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए सारे के सारे, है सिंपल। ठीक, चलें आगे। फिर देखिए आप, यहां पर ना दो टाइप के फेडरेशंस होते हैं, दोनों के नाम याद कर लीजिए, पूछा जाता है आपसे। तो एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जनरली ना बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको अपन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। देखिए, कमिंग टुगेदर का मतलब है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, मान के चलना जैसे 10 स्टेट्स हैं, तो वो 10 स्टेट जो है ना एग्रीमेंट करते हैं कि यार देखो अपन साथ में आ रहे हैं, बट अपन 10 की पावर अलग अलग रहेगी, और हम जब चाहे अलग हो सकते हैं, और हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो वो जो 10 स्टेट्स थे ना, वो साथ में तो आ गए, एक देश तो बन गया, लेकिन उन सबकी क्या है, अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, अमेरिका। ठीक है, तो यूएसए में क्या है, स्टेट्स आर द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, है ना, या दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, दे हैव द पावर टू सेपरेट देयर स्टेट फ्रॉम द कंट्री। तो उनके पास जो पावर है ना, वो सेपरेट हो सकते हैं अपनी कंट्री से। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा होता कि सारे राज्य या स्टेट्स अलग अलग थे, और वो क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, बट जनरली उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो सबके अलग अलग पावर्स होती हैं, वो एक्चुअल में फेडरल होते हैं। जब एक राज्य को या स्टेट को लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो वहां से अलग हो सकता है, ये कहलाता है कमिंग टुगेदर। अलग अलग थे, एक साथ आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल इंडिया कैसे है, देखिए, यहां पर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट कैसा नहीं है, मतलब यहां स्टेट्स से को ये चॉइस नहीं दी गई थी कि आपको जब लगेगा तो आप यहां से अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप जब साथ आए हो तो यू हैव नो राइट टू सिसीड अवे या सेपरेट। तो सेपरेट होने का कोई राइट नहीं है आपके पास। जैसे मान लो आज तमिलनाडु है, और तमिलनाडु आज बोलने लग जाए कि हमें इंडिया से अलग होना है, तो क्या ये राइट है उसके पास? बिल्कुल नहीं है। इसी को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, है ना। दे आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, मतलब एक यूनियन बना और अब उसमें से आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देखने मिलते हैं। हर एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इंडिया का एक ही है, बट यहाँ हर स्टेट का अलग होता है।
ठीक है, यहाँ हर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है अलग अलग, इंडिया की एक ही सिटीजनशिप होती है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट यहाँ क्या होता है कमिंग टुगेदर में सबकी सिटीजनशिप यहाँ पर अलग अलग होती है ना। एक आपको सेंटर की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और स्टेट्स की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। नाम से समझ आ रहा होगा, होल्डिंग टुगेदर मतलब साथ में बंधे रहना, अलग नहीं हो सकते। कमिंग टुगेदर मतलब बहुत सारे लोग थे, कमिंग टुगेदर एक साथ आए हैं, अब वो अलग भी हो सकते हैं। तो इनके पास ज्यादा फेडरलिज्म है, ये थोड़े से कम फेडरल होते हैं क्योंकि ये जो यूनियन है आपका सेंटर है उसका यहां पर ज्यादा डोमिनेंस रहता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सिंपल। चलिए फिर ये आपको यहां पर लिस्ट दे रखी है कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, फेडरल में कौन से आते हैं और कंकरेंट में कौन से आते हैं। तो पहले तो ये समझिए होते क्या हैं। यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट दिए होते हैं जिन पर केवल यूनियन या सेंटर ही आपके लॉज बना सकता है या कानून बना सकता है। ठीक है, फेडरल या फिर स्टेट लिस्ट कह लो, तो स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर ओनली और ओनली स्टेट ही आपका क्या बना सकता है, रूल्स या लॉज बना सकता है। वहीं कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट पे ना स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं और आपका सेंटर भी लॉ बना सकता है। ठीक है, तो दोनों बना सकते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट होती है। इनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, ये रटने वाली चीजें हैं बेसिकली, इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो वहां से आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, सेंटर की और स्टेट की। अब कुछ स्टेट्स या कुछ एरियाज ऐसे बचे जाते हैं ना जो बहुत ही छोटे होते हैं स्टेट बनाने के पर्सपेक्टिव से, उनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर स्टेट नहीं बनाया जा सकता तो उनको क्या करेंगे, फिर एक क्वेश्चन तो आता है ना कि इसको स्टेट भी नहीं बना सकते, तो बहुत छोटा है। तब क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना आपकी या यूनियन गवर्नमेंट, वो उसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रख लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चंडीगढ़ है, अब चंडीगढ़ पंजाब और अपना दिल्ली कह लो, इसके पास एक छोटा सा एरिया बच गया, छोटा सा एक शहर ही है। अब वो शहर जब बसता है तो अब उसको स्टेट तो बना नहीं सकते आप, पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं कि वहां स्टेट बना दो और लेजिस्लेटिव असेंबली बना दो। ठीक है, तो वहां क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट कंट्रोल में रखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको नाम दे दिया क्या, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सेंटर, केंद्र डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो यही चीजें हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। यूटीज के नाम पढ़ लीजिएगा कितने हैं, ठीक है, और स्टेट्स के नाम तो आपको याद होंगे ही, इतनी तो उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी जो एडिशनल चीजें होंगी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।